हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसमें से सिविक सेक्शन चैप्टर 23 फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले मैं तीनों का जो फर्क है वो आपको समझा देती हूँ। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कुछ अधिकार है जो फंडामेंटली आपको मिले हुए हैं क्योंकि आप एक नागरिक हो, क्योंकि आप एक सिटीजन हो इस कंट्री के, इसलिए आपको ये अधिकार मिले हुए हैं जिसमें आपके अगेंस्ट कोई भेदभाव नहीं होगा। अब लोगों के पास, आजादी के पास राइट्स तो आ गए थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि अरे हमारी कोई ड्यूटी है ही नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी कोई है ही नहीं है, क्योंकि सब अपने हकों की बात करते हैं। जब ड्यूटी की बात आती है तो सब लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं, ड्यूटी तो हमारी कोई बनती नहीं है। तो उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना शुरू कर दिया। तब सरकार को ये लगा कि नहीं यार, फंडामेंटल ड्यूटीज डालना कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए बाद में, संविधान बनने के बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई। एक और चीज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो प्रिंसिपल्स है ये डायरेक्ट करते हैं कि जब तुम स्टेट के लिए यानी कंट्री के लिए कोई भी पॉलिसी बनाते हो तो ध्यान में रखिए कि वो लोगों के हक में हो। तो इसमें यही बताया गया है कि इंसान की सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी फैसिलिटी, सुविधाओं की जरूरत थी और ये सोसाइटी ने उन्हें प्रोवाइड की थी। उन सुविधाओं में जब उन्होंने वो प्रोवाइड की तो उसमें कुछ राइट्स भी आ जाते हैं। ये वो वाले राइट्स हैं जो सोसाइटी ने अप्रूव किए थे। ठीक है, अगर तुमने सोसाइटी में रहना है तो तुम्हारे ये अधिकार बनते हैं। वो राइट्स थे कि अब बेसिक जो जरूरतें होती है इंसान को पूरी करने के लिए ताकि उसकी तरक्की हो सके, सोसाइटी की तरक्की हो सके, डेवलपमेंट हो सके, वो वाले राइट्स होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि राइट्स जरूरी है सोसाइटी में रहने के लिए, आपके पास कुछ बेसिक अधिकार होने चाहिए। अब ये जो राइट्स हैं इनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो आपकी मानसिक, दिमाग की, मेंटल, मॉरल, कल्चरल, फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ओवरऑल इंसान की ग्रोथ के लिए ये राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और ये जो राइट्स हैं ये सबसे सुप्रीम है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए इनको लिखा गया है कि यार ये तो देने ही देने हैं राइट्स, इनको आप छीन नहीं सकते लोगों से। और बार बार टाइम टू टाइम इनके ऊपर कानून भी बनाए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर ये राइट्स आपसे छीने जाते हैं तो सीधा आप कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं कि भाई हमारी मदद कीजिए। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया है ये हमने कहाँ से लिया है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अमेरिका का जो संविधान है वहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात होती थी, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है उठाया, बट सीधा कॉपी पेस्ट नहीं किया। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था, उसमें से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में से हम लोगों को हमारे फंडामेंटल राइट्स का आइडिया मिला था। अब ये फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल के बीच में है, ये है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 के बीच में। अगर आपको जानना है कि जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं वो कौन से पार्ट के अंदर है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उस पार्ट 3 के अंदर ये कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जिसमें आर्टिकल 14 से लेके 32 तक है। अब ये जो राइट्स है कौन कौन से, एक तो राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार है। राइट टू इंडिपेंडेंस, मतलब आप आजाद रह सकते हैं, ठीक है, आपको कोई बेफालतू में अधीन अपने गुलाम नहीं बना सकता। उसके अलावा राइट आ जाता है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कहने का मतलब आपके पास शोषण करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, किसी को बंदी नहीं बना सकता, स्लेव नहीं कर सकता, वो सब अधिकार नहीं दिए गए किसी को भी। फिर आपके पास अपना धर्म अपनी मर्जी से उसको प्रैक्टिस करने का, प्रचलित करने का एक अधिकार है। आप जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने विचार तो शेयर कर सकते हो ना, धर्म के मेरे ये विचार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं, मतलब संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं आप लोगों को, कुछ सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मान लीजिए आपके ये राइट्स जो है वो गड़बड़ा जाते हैं, कोई छीनने की कोशिश करता है या कोई ऐसा कानून बन जाता है जिससे आपको लग रहा है कि मेरे ये राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, छीन लिए जा रहे हैं, तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का एक अधिकार है, कहने का मतलब उपचारों का अधिकार है, जिसमें आप कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं। फिर राइट टू एजुकेशन भी है कि भाई आपको अधिकार है एजुकेशन प्राप्त करने का। राइट टू एजुकेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था 2002 के अंदर, जिसमें ये राइट डाला गया था कि भाई एजुकेशन देने का भी अधिकार, लेने का भी अधिकार है। तो ये कब अमेंड किया गया था वो जानना बहुत जरूरी है, दिसंबर 2002 के अंदर।
अब ये तो थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। उसके अलावा कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स होते हैं इंसान को एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी जीने के लिए जो राइट्स बेयर मिनिमम दिए जाते हैं उसको इंसानी राइट्स या हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। ये इस वजह से नहीं मिलते कि आप एक देश के नागरिक हो। ह्यूमन राइट्स का बेसिक मकसद ये है कि एक इंसान को इंसान के तरीके से रवैया किया जाए, उसके जो कैरेक्टर है उसको छिछोड़ा ना जाए। तो ये वाले जो राइट्स है, एक ह्यूमन राइट्स आप ऐसे कह सकते हैं, बड़ा सर्कल है, उसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। तो ह्यूमन राइट्स तो इंसान होने के अधिकार है ना आपको, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेबल जीवन जी सको उसके लिए जो अधिकार दिए जाते हैं पूरी दुनिया में एज ए ह्यूमन आपको जो ट्रीट किया जाता है वो अधिकार होते हैं। अब बात करते हैं राइट्स और ड्यूटीज की। आपको भी पता है घर में जो आपको अधिकार दिए जाते हैं हम ये बोलते हैं कि ये मेरा राइट है, पर हम कभी बात नहीं करते कि हाँ मेरी ये ड्यूटी भी बनती है। वैसे ही नागरिकों का भी हिसाब किताब था। उनको ये लगा कि यार हमारे राइट्स तो हैं, बट जब उनकी ड्यूटीज की बात आती थी तो वो डेफ ईयर टर्न कर लेते थे। कहने का मतलब उनको ये लगता था अरे ये तो हम सुन ही नहीं सकते। तो हम ये कहेंगे कि जो राइट्स हैं, आपके हक हैं, और आपके जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसीलिए सरकार ने, सोसाइटी ने जब राइट्स डाले सिटीजन्स की तरक्की करने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, तो उनको ये लगा कि यार ड्यूटीज लिखनी भी जरूरी है उनकी, कि उनकी क्या ड्यूटीज बनती हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति। तो अगर आप अपनी ड्यूटीज ही नहीं पूरी कर रहे तो आपके पास अधिकार कहाँ बच जाता है किसी तरीके का राइट मांगने के लिए। तो जो फंडामेंटल राइट्स है जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, वैसे ही उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाली गई थी। अब आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये पहले से नहीं थी। जब इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, लोगों ने इतनी तोड़फोड़ की, तो हमें लगा कि यार अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 के अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का एक आर्टिकल डाला था, आर्टिकल 51A, जिसके अंदर कुछ ड्यूटीज डाली थी ऐसे करके। ठीक है, और ये 51A इसलिए क्योंकि 51 तक तो लिखा हुआ था हमारे आर्टिकल, फिर 52 था, तो यहाँ पे डालने के लिए हमने 51A कर दिया था। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A के अंदर है। 4A इसलिए क्योंकि 4 ऑलरेडी था, उसके अंदर A डाल दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास 4A बन गया। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है? राइट टू इक्वालिटी हम कह सकते हैं। फंडामेंटल एक राइट भी है और एक ड्यूटी भी है। ठीक है, कि ये हमारे को फंडामेंटल राइट दिया गया कि हाँ हम सब लोग बराबर हैं, राइट टू इक्वालिटी है, सबको किसी के अगेंस्ट भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब लोग कानून की नजरों में बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी क्लास को बिलोंग करता है, कोई कलर है, कोई वर्ग है, कोई जाति है, प्रथा है, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो वैसे ही हमारी ड्यूटी भी तो बन जाती है कि हम भी किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। जब समाज और सोसाइटी और कानून हमारे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, हम भी किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। हम अनटचेबिलिटी, छूत-छात की जो बीमारी है उसके साथ ना जूझे, है ना, और ना ही किसी को उसके मतलब उससे जूझने दें। मतलब ये नहीं है कि हम अनटचेबिलिटी करें लेकिन हमारे साथ कोई ना करे। मतलब ये कि किसी भी सिटीजन को क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड के बेसिस पे डिविजन नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला आ जाता है राइट टू फ्रीडम। देखो, ये सेकंड फंडामेंटल राइट है। दूसरा फंडामेंटल राइट जो है राइट टू फ्रीडम है। हमारे पास राइट है फ्रीडम का कि हम अपने विचार जो है वो प्रकट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों को। हम देश में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने जो रिलीजियस व्यूज है वो दूसरों को बता सकते हैं। लेकिन ड्यूटी ये बन जाती है कि आप जब अपने विचार बता रहे हैं या अपनी घूम फिर रहे हैं तो किसी के फ्रीडम को ना आप तंग करें, मतलब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाकर या उनको उल्टा सीधा ना बोले। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये तीसरा राइट इसलिए है क्योंकि तीसरे नंबर पे लिखा गया है, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि इंसान इंसान को बंदी नहीं बना सकता। जैसे स्लेवरी चल रही थी, ठीक है, सालों, बहुत साल तक जो इंडिया के अंदर स्लेवरी चल रही थी उसको रोक लगाने की बात की गई थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, सैलरी के बेसिस पे कितने घंटे काम करना है, चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, रिलीजन वगैरह के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। जो एक ए पर्सन को दिया जा रहा है वही दूसरा बंदे को भी वही चीज दी जाएगी। ये नहीं कि तुम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट, वर्ग, जाति से आता है। आगे है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि आप जो रिलीजन मानते हैं, जिस फेथ को आप मानते हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, आप उस संस्था में जा सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन साथ में ये ड्यूटी बनती है कि आप इसे जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे। अपना जो करना है वो करो, लेकिन किसी और को तो ना हार्म ही पहुंचाओ।
आगे है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखो इंडिया के अंदर ये बोला गया है कि कुछ जो सोसाइटी में वर्ग थे वो पिछड़ गए थे कि ठीक है आप अपना कल्चर जो है, जो संस्कृति है उसे प्रिजर्व कर सकते हो। ये राइट दिया गया है कि जैसे क्रिश्चियंस जो है अगर माइनॉरिटी में है, मुस्लिम लोग माइनॉरिटी में है, वो अपनी इंस्टीट्यूट्स जो है वो चला सकते हैं। वैसे तो कोई भी धर्म का चला सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर आप अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें सरकार कोई आपको एड नहीं देगी, फाइनेंशियल हेल्प नहीं देगी। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है पढ़ाई लिखाई का, नौकरी का, वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता एडमिशन के तौर पे कि यार ये तो लड़का है, ये लड़की है, इस जाति से, इसका ये रंग है, इसका ये रिलीजन है। नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। जब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं आप देखेंगे कि यार आप कानूनी उनको स्यू कर सकते हैं कि यार हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं दी जा रही। तो सरकार ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं कि ये हमारा एक हक बनता है और ड्यूटी भी बनती है, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें और ना ही खुद हो। तो इसीलिए हमें बाकी सब लैंग्वेजेस को, कल्चर्स को, सभ्यताओं को, रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। इवन जो सरकार है वो सरकारी इंस्टीट्यूट्स को ग्रांट दे सकती है एजुकेशन के मामले में, लेकिन जो प्राइवेट है जहां पर रिलीजन ने खोला हुआ कोई इंस्टीट्यूट, उनको ग्रांट नहीं दी जाती। उनको बोला जाता है आप अपने रिलीजन को मतलब कंजर्व करने के लिए अगर ये खोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम आपको देंगे इंपॉर्टेंस तो बाकी रिलीजन के लोग बोलेंगे कि अगर हम मेजोरिटी में है तो आप हमें इसका मतलब साइडलाइन कर रहे हो, मतलब आप इनको प्रमोट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट जो है जो ग्रांट्स देती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, वो सिर्फ सरकारी को देगी जहां पर कोई धर्म नहीं पढ़ाया जाता। मतलब वहां पर सब लोगों को बराबर ट्रीट किया जाता है। अगर असेंबली में भी बोला जा रहा है तो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग गाया जा रहा है, ये नहीं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही है। ठीक है, तो बुक में ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू कर देगी ग्रांट देना ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जो माइनॉरिटी ने खोले या किसी धर्म पे खोले हैं या किसी कम्युनिटी ने खोले। वो तो आप अपने आप को, अपने रिलीजन, अपनी कम्युनिटी को प्रिजर्व कर रहे हो ना, इसलिए आपने खोले। आगे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखते हैं। मतलब अगर किसी भी नागरिक को ये लग रहा है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुंच रही है, मेरे से मेरे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, तो आप सीधा जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और ये भी एक अधिकार है आपका, फंडामेंटल अधिकार है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, जो मैंने आपको बताया कि बाद में डाला गया था। देखिए सबसे पहले 18 मार्च 1910 में जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, उस टाइम पे मिस्टर कृष्ण गोखले जो थे, या गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उन्होंने एक अपना रेजोल्यूशन, मतलब एक आइडिया प्रपोज किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उन्होंने ये बोला था कि यार इंडिया के लोगों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहिए, बट ये जो रेजोल्यूशन है ये उस टाइम पे पास नहीं हुआ था। तो जब मैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली की या लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करती हूँ, इसका मतलब ये था कि जैसे अभी हमारे सेंटर में पार्लियामेंट है, उस टाइम पे जो सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसे हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। उसमें उन्होंने ये बोला था मिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले ने कि फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। बाद में जब इंडिया आजाद हो गया तो इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा बहस भी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर, और डिस्कशन करने के बाद एक आर्टिकल डाला गया, 45 आर्टिकल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं DPSP। ये है पार्ट नंबर 4, जो हमने पुराने चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है बच्चों को देगी 14 साल की आयु तक। मतलब 10 साल के अंदर अंदर ये स्थापित करना जरूरी है। मतलब जब देश आजाद हुआ, आप कह सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 50 से लेके 1960 तक का टाइम दिया गया था राज्यों को कि आप ऐसे प्रोविजंस लेकर आइए जिससे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जा सके 14 साल तक के बच्चों को। फिर उसके बाद उनको लगा कि नहीं, राज्य नहीं कर पा रहे, तो एक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का आर्टिकल डाल दो जिसमें सब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो ये 2002 के अंदर हुआ था। 86 अमेंडमेंट आर्टिकल 21A डाला गया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही, जिसमें ये बोला गया था कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी 6 से लेके 14 साल के बच्चों को। और इसको लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट पास हुआ था 2009 में हमारे पार्लियामेंट के द्वारा कि सब बच्चों को दी जाएगी। मतलब उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, भेदभाव वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो 2010 तक आते आते ये पूरे इंडिया में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर जो हुई थी उसमें राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था।
और फिर 2009 के अंदर जो सरकार है उसने पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया था। तो इसके चलते सब बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जा रही थी 6 से लेके 14 साल की जो उम्र के थे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल इक्वालिटी का। देखो, समाज में किसी के अगेंस्ट तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते, रंग, कास्ट, रिलीजन, भेदभाव, सेक्स के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। कोई भी जाति के लोग किसी से इंफीरियर नहीं है, कम नहीं है, किसी को आप अनटचेबल के तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 स्थापित किया गया था कि अनटचेबिलिटी जो है उसको रोका जाए। कास्ट के ऊपर, धर्म के ऊपर कोई भी अनटचेबिलिटी हो रही है, वो आर्टिकल 17 में बोला गया था कि उसके ऊपर रोक लगानी जरूरी है। वैसे ही आर्टिकल 15 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि किसी भी धर्म, भेदभाव के लोगों के ऊपर तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि ये सुप्रीम है, ये कम है। तो डिस्क्रिमिनेशन रोकी गई थी आर्टिकल 15 के अंदर, और अनटचेबिलिटी रोकी गई है आर्टिकल 17 के अंदर। और वैसे ही आर्टिकल 25 में ये बोला गया है कि रिलीजन के बेसिस पे भी कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। आसान शब्दों में बोलूं तो आर्टिकल 25 जो है, मैं यहाँ लिख के आप लोगों को बता देती हूँ कि आर्टिकल 25 में एग्जैक्ट आर्टिकल 25 से लेके एक्चुअली आर्टिकल 28 तक ये बोला गया है कि आपके पास फ्रीडम है कोई भी रिलीजन प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट करने का, लेकिन आप जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम दी गई है इसके अंदर। तो आर्टिकल 25 में ये दिया गया है कि किसी की हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी पे असर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब फ्री, आप रिलीजन वाइज भी फ्री है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रूव करते हैं कि सब सिटीजन्स को बराबरी का हक है। जैसे राइट टू वोट, सबको बराबर का वोट का एक महत्व है ना, वैसे ही अभी हम ये बोल सकते हैं कि इतने संविधान में इतनी सारी चीजें डालने के बाद भी बहुत ज्यादा कमी है हमारे एफर्ट्स के अंदर। बहुत और काम करने की जरूरत है ताकि आज भी जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी के अंदर, उसको रोका जा सके। इस डिस्क्रिमिनेशन को जो कास्ट, रिलीजन, सेक्स, क्रीड के ऊपर हो रहा है, रोकने के लिए हमारा इंटरफेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो तरक्की में देश की एक रुकावट डाल रहा है। इसलिए हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम हर नागरिक को एजुकेट करें कि ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, कोई भी तुम्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। राइट टू एजुकेशन एक एक्ट कब पास किया गया था, और पार्लियामेंट में ये हम ये कहेंगे कानून कब बना, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फंडामेंटल राइट के तौर पे कब जुड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। फिर मिलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।